नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और आज मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा पहुंचे और आज 14 अप्रैल का दिन था। और आज का जो दिन है वो हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमारा देश जो है वो देश आज प्रगति कर रहा है, देश जो तरक्की कर रहा है, और उसमें जो सबसे मुख्य भूमिका है वो सबसे मुख्य भूमिका किस चीज की है? हमारे संविधान की है। क्योंकि बिना एक संविधान के हमारा देश नहीं चल सकता। और आज हमारा जो संविधान है, इस संविधान में बहुत सारे लोगों की देन रही, लेकिन उसमें जो सबसे मुख्य व्यक्ति, संविधान के जो निर्माता, संविधान के जो पिता माने जाते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। और आज इस अवसर पर हम उनको सादर नमन करते हैं। और उन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से उन्होंने इतने सुंदर संविधान की रचना की, और वो इतने विजनरी पर्सन थे कि उनको पता था कि आगे किस प्रकार से चीजें बदलेंगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को लचीला भी रखा और हमारे संविधान को मजबूत भी रखा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसके ऊपर एक बड़ी बहस होती है कि नहीं, संविधान में ये होना चाहिए था, संविधान में वो होना चाहिए था। तो बातें करना, बहस करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां और आने वाले समय की परिस्थितियों को समझकर और उस समय पर काम करना उतना ही मुश्किल होता है। और उस कठिन समय में और उस बैकग्राउंड से आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश के संविधान को बनाने में जो अपना योगदान दिया, उसका जो है वो अतुलनीय सहयोग रहा। और उस सहयोग की वजह से आज हम इस संविधान के अनुसार हमारे देश में कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, आज नरेंद्र मोदी जी हमारे राज्य हरियाणा प्रदेश में आए हैं और वो क्या क्या यहाँ पर हमें क्या क्या बातें उन्होंने कही और क्या क्या उन्होंने इनॉग्रेशंस की, कौन कौन से उद्घाटन किए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मेरे पीछे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हरियाणा का जो पहला एयरपोर्ट है वो आज शुरू होगा। तो ये सबसे पहली न्यूज है। पीएम मोदी जो है वो यहाँ पर आज पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। तो पहली न्यूज है दैट पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज हिसार में बन रहे हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही इंटरनेशनल टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। हिसार एयरपोर्ट को शंख के आकार के रूप में बनाया जा रहा है। तो इस एयरपोर्ट का जो आकार है वो क्या होगा? शंख के आकार के रूप में बनाया जा रहा है। पीएम मोदी हिसार से अयोध्या के बीच चलने वाली फ्लाइट को आज हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो है वो हिसार से डायरेक्ट जो अयोध्या की जो फ्लाइट है, उस हिसार से अयोध्या की फ्लाइट को आज यहाँ से रवाना करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर रैली को भी संबोधित करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये रही कि हिसार में हमारा जो शंख के आकार का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वो उस एयरपोर्ट की आधारशिला आज रखे, इसकी जो है शुरुआत आज करेंगे यहाँ पर। और दूसरा, इसके बारे में जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है कि हिसार एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो लगभग 7200 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। इसे दिल्ली के आईजीआई के विकल्प के रूप में 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। यानी कि यहां पर किसके आधार पर बनाया जा रहा है? दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके आधार पर बनाया जा रहा है। इसे लेकर हरियाणा सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल पत्राचार की जो व्यवस्था होती है वो होता है MOU, मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। तो वो दोनों के बीच में क्या हुआ है? साइन हुआ है। और यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, बिकॉज जब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर और जो चीजें हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया। तो आपको पता है हिसार जो है, हिसार स्टील के लिए भी फेमस है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसके साथ होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, IT इंडस्ट्री विकसित की जाएंगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पर होगा। बड़े पैमाने पर रोजगार विकसित होंगे और एयरपोर्ट से हरियाणा से सटे राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी फायदा मिलेगा। हिसार की जो लोकेशन है, तो हिसार की लोकेशन के अनुसार हरियाणा के लोगों को तो फायदा होगा ही होगा, पंजाब और राजस्थान जो हमारे दोनों पड़ोसी राज्य हैं, वहां दोनों पड़ोसी राज्यों को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा नौकरियां आएंगी और गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है, ठीक है, कि यहां पर 1 लाख से अधिक जो नौकरियां हैं वो यहां पर विकसित होंगी। और हिसार से अयोध्या जाने या आने का समय 14 घंटे से कम होकर 2 घंटे हो जाएगा। यानी कि जो हमें हिसार से अयोध्या जाने में 14 घंटे के समय लगता था वो 2 घंटे हो जाएगा। और वहीं टैक्सी के लिए 10,000 रुपए किराए के मुकाबले लोग 3,400 रुपए में अयोध्या तक पहुंच जाएंगे। यानी कि यहाँ जो फ्लाइट का जो टिकट है वो लगभग इतना होगा। तो जो 10,000 रुपए टैक्सी का किराया लगता था, अब उसकी जगह आप 3400 रुपए में डायरेक्ट अयोध्या श्री राम मंदिर भूमि, श्री राम जन्मभूमि जो है वहां पर दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं।
दूसरा, यहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी आज रैली को भी संबोधित करेंगे, ठीक है। तो वो जो रैली को संबोधित करेंगे तो उस रैली में उन्होंने क्या कुछ जो है अपने विचार रखे हैं, देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वक्फ कानून, जो आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से पूरे भारत में इस कानून पर चर्चा छिड़ी हुई थी। ये एक अलग डिस्कशन है जिसको हम अलग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये जो वक्फ कानून है ये क्या है और इसको किस तरीके से अमेंड किया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। मुस्लिम हमेशा हमारे देश में, उन्होंने ये कहा कि हम माइनॉरिटीज में हैं, लेकिन भारत का संविधान जो है वो, भारत का संविधान मैंने शुरू में ही बताया आपको कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस तरीके से डिजाइन किया था कि हमारे देश में किसी भी धर्म जाति के लोगों को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा, मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है, इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं और बच्चों का भला होना चाहिए था। आज ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चलता है, ठीक है, कि मुस्लिमों को इस चीज से क्या किया जाता है, रिलेट किया जाता है। इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ठीक है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और एक व्यवसाय है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं होती। इसे सिर्फ भू माफिया को ही फायदा हुआ। ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे और ये जो वक्फ कानून था उसमें जिस तरीके से जमीनें हथियाई जा रही थी और वो धर्म के नाम पर, तो इससे केवल भू माफिया लोगों को क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था, जिसके ऊपर जो है वो नकेल कसी गई है। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाकर सरकार ने यह बदलाव किया। हमने बहुत बड़ा काम किया है, हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। नए कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी के घर कोई है, वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा, ठीक है, कि यानी कि किसी भी जमीन को इस तरीके से वक्फ के अंडर नहीं लाया जा सकता। ये आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा हरियाणा में। दूसरा, संविधान जो है, संविधान निर्माता जो थे श्री भीमराव अंबेडकर जी, आज उनका जन्मदिन था। तो हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण पर प्रतिबंध लागू हुआ है। पीएम ने कहा कि हमारे संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आपको पता है आरक्षण हमेशा एक डिबेटेबल इश्यू रहा। जिसको मिला उसने इसका फायदे गिनवाए, जिसको नहीं मिला उसने इसके नुकसान बताए, ठीक है। लेकिन हाँ, अब हम जब आजादी को हमने 70-75 साल हो गए हैं तो कुछ सुधार, कुछ बदलाव की जरूरत है। लेकिन कुछ इसमें रीजंस होते हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से चीजें एज इट इज चल रही हैं। लेकिन आरक्षण जरूरी था और कुछ जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण अभी भी जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन कांग्रेस ने उनको आरक्षण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कांग्रेस ने उसकी कभी परवाह नहीं की। यानी कि वास्तव में जो पीपल थे जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था, क्या वो उसके बेनिफिशियरी हैं कि नहीं है, क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं है। मेन चीज ये है, आपने राइट्स तो बना दिए, आपने अधिकार तो बना दिए, लेकिन वो जो चीजें आपने बनाई, आपने जो रूल बनाए, आपने जो नियम कानून बनाए, क्या उन नियम कानूनों का वास्तव में सही आदमी तक फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कांग्रेस ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था उसको पूरा नहीं किया, संविधान के प्रावधान को तुष्टिकरण का माध्यम बना दिया, ठीक है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेंशन में भी एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में बाबा साहब ने साफ लिखा है कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण पर प्रतिबंध लागू हुआ है कि धर्म के आधार पर नहीं है, जो सोशल स्टेटस जो था उसके आधार पर, ठीक है, सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर हमारा जो आरक्षण था, जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो लागू हुआ था। एंड देन आफ्टर फिर पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा कि उसके बाद इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ईडब्ल्यूएस जो लागू हुआ, तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर आरक्षण दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगली जो बात कही नरेंद्र मोदी जी ने, कहा कि कांग्रेस के जमाने में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बैंक का दरवाजा तक नहीं खुलता था। मोदी ने कहा कि शौचालय के अभाव में भी बुरी स्थिति पिछड़े समाज की थी। हमारी सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर वंचितों को उनका हक दिया। साथियों, कांग्रेस के जमाने में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बैंक का दरवाजा तक नहीं खुलता था। बीमा, लोन, मदद, ये सारी बातें सपना थी, लेकिन अब जन धन खातों के सबसे बड़े लाभार्थी मेरे वंचित भाई बहन हैं। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी भाई बहन जेब से रुपए कार्ड निकालकर दिखाते हैं जो अभी तक अमीरों की जेब में हुआ करते थे। देखो, जो राजनीति होती है
जो लोकतंत्र होता है उसमें हमेशा डिबेट होनी चाहिए, उसमें हमेशा डिस्कशन होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सरकार एट प्रेजेंट सत्ता में है तो वह सारे ही काम जो है वो सही चल रहे हैं, उसकी जो नीतियां हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। लगना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए। अल्टीमेटली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स, यही तो है। और ये सच्चाई है कि अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें तो बीजेपी सरकार का सबसे अच्छा जो काम रहा, वो सबसे अच्छा काम ये रहा कि हर आदमी का जो पैसा था, चाहे वो किसी भी तरीके की गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, उस स्कीम के तहत जो पैसा आता था वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि अब जो बीच में बिचौलिए थे उनकी भूमिका को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है कि अल्टीमेटली जब पैसा वहां से चलता था तो जो लास्ट बेनिफिशियरी था, जिसके पास लाभ पहुंचना चाहिए था केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, उसके पास कमीशन कट के पहुंचता था और अब डायरेक्ट पैसा उसके खाते में आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत ही अच्छा काम रहा, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा। दूसरा, जब तक बाबा साहब जीवित थे कांग्रेस ने इन्हें अपमानित किया और उन्होंने कांग्रेस पर जो है वो और बातें कही कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब जब तक जीवित थे तो कांग्रेस ने ही उनको अपमानित किया। मोदी ने कहा कि देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुका है, इनमें बहुत कम पैसों में लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, इसलिए आज हर साल हवाई यात्रा करने वालों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। और ये फैक्ट है कि अभी हम जिस तरीके से चल रहे हैं तो हवाई यात्रा करने वाले लोगों का जो है वो नंबर इंक्रीज हो रहा है। हमारी एयरलाइन कंपनियों ने भी रिकॉर्ड संख्या में 2000 नए हवाई जहाज़ों का ऑर्डर दिया है। जितने नए जहाज आएंगे उतनी ही ज़्यादा नौकरियां भी आएंगी और ऑब्वियस सी बात है इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ऐसी अनेक सेवाओं के लिए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिसार का यह एयरपोर्ट भी हरियाणा के युवाओं को नई ऊंचाई देगा। हमारी सरकार एक तरफ कनेक्टिविटी पर बल दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, हमारे संविधान निर्माताओं की यही इच्छा थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण बेसिकली इसी चीज पर दिया था कि समाज में इक्वलिटी आए, समाज में बराबर आए, सोशल इक्वलिटी हो, समाज में बराबरता आए। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, 2 बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी, उनको सिस्टम से बाहर रखा गया। जब वह हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म करना चाहा और कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। ये तो बातें हैं कि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है तो वो जो विपक्षी पार्टी होती है उस विपक्षी पार्टी पर वाद विवाद होते रहते हैं और उन पर इस तरीके के क्वेश्चन बनते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगते रहते हैं कि आपने ये किया, आपने ये किया। और अल्टीमेटली लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि यू हैव राइट टू आस्क, कि जनता के पास सवाल पूछने का अधिकार है और एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बातें करेगी, उसके खिलाफ जो है वो प्रूफ देगी कि आपने ये गलत किया है। और अल्टीमेटली विपक्ष भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बातें उन्होंने आज यहां पर कही। सैनी सरकार ने किया नौकरियों में भ्रष्टाचार का इलाज किया कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया था, इन्हें भारत रत्न तब मिला जब केंद्र में भाजपा के समर्थन की सरकार आई। और यह सत्य भी है। सामाजिक न्याय, क्योंकि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो आपको पता है संविधान निर्माता है, और चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता था। और चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो किसानों के मसीहा थे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात कि उनका व्यक्तित्व बड़ा साधारण था, एक आम आदमी की समस्याओं को समझते थे, उनको पता था। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो देश है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, आज भी हम कृषि पर निर्भर हैं। और वो खुद एक किसान थे और वो जानते थे किसान को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो उनको भारत रत्न मिला। साथियों, सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण के पक्ष का हरियाणा की भाजपा सरकार भी निरंतर सशक्त कर रही है। सरकारी नौकरियां की भी हरियाणा सरकार में क्या हालत थी आप सबको पता है। लोग कहते थे कि नौकरी लगनी है तो किसी नेता के साथ हो, नौकरी के लिए बापू की जमीन और मां के जेवर तक बिक जाया करते थे। लेकिन हमारी नायब सिंह सैनी की सरकार ने इसका इलाज किया है। बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर यहाँ की सरकार नौकरियां दे रही है। 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी न मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली और हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए। यह है भाजपा सरकार का सुशासन। और अच्छी बात है कि नायब सिंह सैनी की सरकार आने वाले वर्षों में हजारों नई नौकरियों का रोड मैप बनाकर चल रही है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है
इट इज ऑल्सो ए डिबेटेबल क्वेश्चन। ये सच्चाई है कि भाजपा की सरकार आने से नौकरियों के रास्ते खुले हैं और बहुत से गरीब परिवार के जो बच्चे थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास मंत्रियों की सिफारिश नहीं थी, उन लोगों को हरियाणा में नौकरियां मिली हैं। इस बात में कतई ही दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या ये जो नौकरियां हैं, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो हरियाणा सिविल सर्विसेज है, HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्या जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में एक प्रॉपर पूरे साल का प्लानर होता है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब पेपर होगा और अल्टीमेटली कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस तरीके से क्या हम हरियाणा में काम नहीं कर सकते? क्या हमारे पास लोग नहीं है? क्या हमारे पास टीम नहीं है? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? हमारे पास सब चीजें हैं, हमारे पास सब चीजें हैं। हमने वादा किया था कि हर साल CET कंडक्ट करवाएंगे, नहीं हुआ। जो भाजपा की सरकार बनी तो इस सरकार में जब नायब सिंह सैनी ने दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार आती है तो मैं शपथ लेने से पहले जो नौकरियां हैं, जो बची हुई नौकरियां हैं, उनको पूरी करूंगा। और उन्होंने किया भी। उन्होंने 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। लेकिन उसके बाद क्या अब इसका अर्थ यह हो गया कि सरकार नौकरियां तभी देगी जब अगला इलेक्शन आएगा? मतलब जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा और अल्टीमेटली जब 5वां साल आएगा, जब सरकार दोबारा से वोट मांगने के लिए जाएगी, क्या तभी नौकरी देगी? सो ये क्या है? ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। सो मैं चाहूंगा कि आप लोगों की जो राय हो, आप लोगों के जो कमेंट हो, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने विचार जरूर से जरूर प्रस्तुत करें। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, ये कुछ न्यूज थी जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में आने के बाद उनके जो भाषण थे उसमें उन्होंने कही। तो इसी नोट के साथ आज मैं इस सेशन को रोकना चाहूंगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई न्यूज के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।